हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गौरी निमेश लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाली हूँ एलएलबी थर्ड ईयर। सेमेस्टर है हमारा 5th, सिविल प्रोसीजर कोड, जिसे हम सीपीसी भी कहते हैं। कोड है हमारा 5001 और क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये मेरी थर्ड ईयर एलएलबी थर्ड ईयर की फर्स्ट वीडियो है। सेम हमारा 5 है। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसे हम बोलते हैं मियाद। बहुत सिंपल क्वेश्चन है मियाद। मैं जो आपको कराने जा रही हूँ क्वेश्चन मियाद, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मैं इसको बहुत ही सरल और बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाली हूँ। बस आपको इसको बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं ना, तो इजीली आपको ये एक बार में ही, ध्यान से सुनने में एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। चलो तो देखते हैं म्याद। म्याद होता क्या है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं हम। म्याद का अर्थ होता है समय। म्याद का अर्थ होता है समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है म्याद बढ़ाने के लिए कौन से कारण पर्याप्त माने जाते हैं और कौन से नहीं, दृष्टांत दीजिए। या पुनर्वेदन की म्याद बढ़ाने के लिए कौन कौन से कारण पर्याप्त हैं और कौन कौन से कारण नहीं। या विहित मर्यादा काल की संगणना करते समय किन परिस्थितियों वंश कालबंदी अपवर्जित की जा सकती है, इन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। ये हमारे म्याद के क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार से आ सकते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन है वो 20 नंबर के भी आते हैं, 10 नंबर के भी आते हैं और 5 नंबर के शॉर्ट में भी आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके चांस आना, इसके मतलब ज्यादातर चांस होते हैं आने के, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आंसर की ओर। तो भारतीय म्याद अधिनियम 1963 की धारा 3 के अनुसार देखते हैं, निर्धारित अवधि के बाद दायर किए गए वाद, अपील और आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, हमारा आंसर क्या कहता है। कहता है निर्धारित अवधि के बाद दायर किए गए वाद, अपील और आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। देखिए समझिएगा आप। म्याद, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका अर्थ होता है समय। हर चीज की एक समय सीमा तय की जाती है। समय सीमा तय की जाती है, उसके अंतर्गत रहकर ही हमें कार्य करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें कोई आवेदन लगाना है, अपील दायर करनी है, या फिर कोई साक्ष्य प्रस्तुत करनी है, या कोई याचिका लगानी है। ठीक है, न्यायालय में हमें या कोई आवेदन करना है, अपील करनी है, साक्ष्य करनी है या याचिका पेश करनी है। हर चीज की एक समय सीमा तय की जाती है, जिस समय सीमा के अंदर हमें वह कार्य करना होता है। अगर हम वह समय सीमा समाप्त कर देते हैं तो हम आवेदन या अपील या साक्ष्य या याचिका कुछ भी लगाते हैं तो वो हमारी क्या कर दी जाती है, खारिज कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, खारिज। इसीलिए कहते हैं निर्धारित अवधि के बाद दायर किए गए वाद, अपील और आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। धारा 5 इस नियम का अपवाद पेश करती है। यदि अपीलकर्ता या आवेदक, एक ही बात होती है, अपीलकर्ता और आवेदक दोनों एक ही बात होती है, किसी प्रकार से न्यायालय को संतुष्ट कर दे कि म्याद अवधि के दौरान
अपील या आवेदक प्रस्तुत ना करने का आपके पास पर्याप्त कारण था। पर्याप्त कारण मीन्स वैलिड रीजन होना चाहिए। आपने आवेदन अपनी उस समय अवधि के दौरान दायर क्यों नहीं किया, तो आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए। जिस वैलिड रीजन की आधार पे जो आपका न्यायालय है, आपका जो न्यायालय है वो आपका पर्याप्त कारण सुनता है और वो उससे संतुष्ट हो जाते हैं, आप न्यायालय को संतुष्ट कर पाते हैं। अपील या आवेदक प्रस्तुत न करने का आपके पास पर्याप्त कारण था, तो समयावधि की समाप्ति के बाद भी, यानी कि समय समाप्त होने के बाद जो हमें समय सीमा मिली हुई थी उसके बाद भी जो अपील या आवेदन है वो स्वीकार कर लिया जाएगा। किंतु यह छूट अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं, ये कोई आपको अधिकार नहीं है ऐसा कि मतलब आपको अधिकार दिया जाएगा कि नहीं जी कोई बात नहीं, आपको हमने 15 दिन का टाइम दिया था और कोई बात नहीं, आपको छूट है, आप 5 दिन और ले लो एक्स्ट्रा। ऐसा नहीं होगा, कोई छूट नहीं है। अगर आप न्यायालय को संतुष्ट कर देते हो अपने रीजन से, वैलिड रीजन से, तो वो न्यायालय जो है सिर्फ आपको रियायत देगा, ठीक है। किंतु यह छूट अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि यह न्यायालय की रियायत पर निर्भर करता है। देखिए, पर्याप्त कारण, धारा 5 में पर्याप्त कारण शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक केस है, हम एक केस देखते हैं। केस नंबर 1 है ये, कमरुद्दीन बनाम विष्णु प्रिया, ठीक है, 1889। इसमें कहा गया है कि न्यायालय को सावधानी का बहुत ऊंचा स्तर नहीं लेना चाहिए। यदि उस अवस्था में देर उपयुक्त है तो धारा 5 का लाभ देना चाहिए। मतलब कोई इंसान है, वैलिड रीजन दे रहा है, वो न्यायालय को संतुष्ट कर रहा है, अपने कारण बता रहा है कि मैं मतलब किसी परेशानी में था, गंभीर समस्या से ग्रस्त था, जिस कारण मैं न्यायालय में नहीं आ पाया, अपील दायर नहीं कर पाया। तो क्या है ना कि इसमें कहा गया न्यायालय को भी मतलब बहुत ऊंची ऊंची शर्तें नहीं रखनी चाहिए कि मतलब साक्ष्य लेकर आओ या फिर आप ये करो वो करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई ऊंचा स्तर नहीं रखना चाहिए। अगर उसके पास वैलिड रीजन है तो उसे धारा 5 का लाभ देना चाहिए। और धारा 5 क्या कहती है वो मैंने आपको अभी पढ़ा दिया है। देखिए, पर्याप्त कारण के उदाहरण। पर्याप्त कारण का सर्वप्रथम उदाहरण धारा 5 के अनुसार यह है कि अपीलकर्ता यानी कि आवेदक, मैंने आपको भी बताया था अपीलकर्ता और आवेदक एक ही बात होती है, किसी आदेश प्रक्रिया या उच्च न्यायालय के निर्णय मियाद की गणना या हिसाब लगाने में गुमराह हो गया था, इस अर्थ में इसे पर्याप्त कारण माना जाएगा। ठीक है। इसके अलावा पर्याप्त कारण के अन्य उदाहरण निम्न प्रकार हैं। अब हम वो कारण देखेंगे, वो इसमें के अलावा पर्याप्त कारण के अन्य उदाहरण क्या कारण है उसके उदाहरण देखेंगे। ठीक है। बीमारी, ठीक है, एग्जाम्पल 2, केस नंबर 2 पहला में हम कराई चुके थे आपको, कमरुद्दीन बनाम विष्णुप्रिया वाला। दूसरा है केस गौरी शंकर बनाम काशीनाथ 1943। इसमें कहा गया है कि अपीलकर्ता बीमारी से पीड़ित है, जैसे तेज बुखार, जिसके कारण वह पूर्ण रूप से बिस्तर पर पड़ा रहा हो। अब कोई इंसान है अगर बीमार है, तेज बुखार है या ज्यादा उसकी हालत खराब है, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, तो वो कैसे अपील दायर करेगा? वो अपील दायर नहीं कर पाएगा। तो एक ये वैलिड रीजन है उसके पास, जिससे कि वो अपने जो रीजन है उससे, कारण है उससे न्यायालय को संतुष्ट कर देता है कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी, मुझे तेज बुखार था,
मैं बिस्तर पर था, आने में असमर्थ था, तो क्या है, उसको धारा 5 का लाभ देना चाहिए। आवेदन पेश करने में 4 दिन की देरी हो जाती है तो यह देरी को माफ करने का उचित कारण है। साधारण बीमारी में नहीं, साधारण बीमारी में नहीं होगा कि नहीं जी मेरे सिर में दर्द था इस वजह से नहीं आ पाया, ये नहीं होएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, गलत वैधानिक सलाह। नंबर 2 पर है गलत वैधानिक सलाह। एग्जाम्पल नंबर 3, राजेंद्र बहादुर बनाम राजेश्वर बाली 1937। इसमें कहा गया है कि कपट या गलत कानूनी सलाह जो किसी वकील ने मुवक्किल को दी है इस धारा के अंतर्गत म्याद के विस्तार के लिए पर्याप्त है। कोई भी वकील जो अपने क्लाइंट को गलत सलाह देता है, क्लाइंट को पता ही नहीं था कि मतलब कितने टाइम की मोहलत है, और उसके वकील ने उसको वकील ने अपने मौकिल को गुमराह किया है, गलत सलाह दी है। ठीक है। गलत कानूनी सलाह को किसी वकील ने अपने मौकिल को दी हो, इस धारा के अंतर्गत म्याद के विस्तार के लिए पर्याप्त है। ठीक है। अब हम देखते हैं ये एग्जाम्पल 4 है हमारा, मिठलाल बनाम जमुना। इसमें कहा गया है कि कोई अपील करता उस समय लाभ नहीं ले सकता जब वकील की सलाह सही और ईमानदारी पूर्ण होते हुए भी पूर्ण असावधानी मुवक्किल ने की हो। इसमें ये है कि आपका वकील है, आपको सही सलाह दे रहा है, ठीक है, और अच्छी सलाह भी दे रहा है, ईमानदारी पूर्ण बता रहा है, सब कुछ समझा भी रहा है, उसके बाद भी आप असावधानी बरतते हो तो आपको जो धारा 5 है उसका लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है नंबर 3, वकील के मुंशी की गलती। मुंशी कौन होते हैं, सब आपको पता ही होगा। जैसे वकील होता है, वकील के पास अब एक काम करने के लिए वो एक मुंशी रखता है जो कि उस वकील का पूरा कच्चा चिट्ठा जितना भी होता है, फाइल लाना ले जाना, उसको तरीके से रखना, ये सब काम करता है। ठीक है। यदि वकील के मुंशी द्वारा अवधि की गणना करने में गलती हो गई है तथा इस गलती के विषय में यह सिद्ध कर दिया गया है कि इसमें किसी प्रकार का कोई कपट नहीं था, तो मुंशी की ऐसी गलती के कारण अवधि का विस्तार किया जा सकता है। ठीक है। नंबर 4, विधि का गलत अर्थ लगाना। विधि का गलत अर्थ लगाना। दादी अली बनाम अनीर बख्श 1950। इसमें कहा गया है कि विधि की भूल क्षमा योग्य नहीं है, किंतु यदि भूल ईमानदारी पूर्वक किसी सक्षम एडवोकेट की गलत राय के कारण हुई है तो वह समय विस्तार का पर्याप्त कारण होगा। देखिए, इसमें क्या है कि अगर जज को पता है कि वो वकील बहुत सक्षम है, एडवोकेट जो है वो बहुत सक्षम है, जो भी हुआ है गलती से हुआ है, तो वह समय विस्तार का पर्याप्त कारण होगा। ठीक है। नंबर 5, विरोध या कारावास। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के जुर्म में कारावास, जेल में बंद कर दिया जाता है तो जितने दिन वह कारावास में रहा है उतना समय अवधि के विस्तार करने के लिए उचित कारण माना जाएगा। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसने कोई अपराध किया, उस अपराध के जुर्म में उसको कारावास हो जाती है या जेल हो जाती है, तो वो अपील या आवेदन कैसे करेगा? नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो तो जेल में है। तो होगा क्या इसमें, जब वह व्यक्ति जेल में जितने दिन रहता है उसके बाद जब वो बाहर आता है तो उसका वो समय निकाल के, जितने दिन वो जेल में रहा है वो उस समय निकाल के उसके बाद का उसे समय जो है दे दिया जाएगा आवेदन या अपील करने के लिए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
दोषपूर्ण वकालतनामा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है म्याद, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको ध्यान से समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, नंबर 6 पे है दोषपूर्ण वकालतनामा। वकालतनामा सबको पता होगा कि किसे कहते हैं, मैं बता देती हूँ। वकालतनामा एक एडवोकेट द्वारा वकालतनामा भरने में गलती होती है, तो ऐसी गलती समय विस्तार का आधार बन जाती है। किसी भी एडवोकेट को कोई भी केस लड़ने से पहले एक वकालतनामा फॉर्म होता है जो कि भरना होता है। भरने के बाद वो जज के सामने पेश किया जाता है, तो वो वकालतनामा कहलाता है। एडवोकेट द्वारा वकालतनामा के भरने में गलती होती है, तो ऐसी गलती समय विस्तार का आधार बन जाती है। एडवोकेट द्वारा वकालतनामा भरा गया है, अगर उस वकालतनामे में कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उस गलती का ये नहीं है कि मतलब उस क्लाइंट को हर्जाना भरना पड़ेगा या फिर कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या होगा, ऐसी गलती का समय विस्तार का आधार बन जाती है। ऐसी गलतियों से वकालतनामा पर एडवोकेट का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए तथा एडवोकेट द्वारा यह न लिखना कि वकालतनामा स्वीकार है आदि शामिल है। ऐसी गलतियां निष्कपट व सद्भावना पूर्वक हुई हैं व ऐसी भूलों व गलतियों के फलस्वरूप हुई देरी के कारण म्याद का विस्तार हो सकता है। देखिए, ये था हमारा क्वेश्चन म्याद, ठीक है, जिसे आपने बहुत ध्यान से सुना। म्याद का अर्थ क्या होता है, समय, वो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। ये मेरी LLB 3rd ईयर की सेम 5 की फर्स्ट वीडियो थी, अभी तक की मेरी सबसे पहली वीडियो है जो कि मैंने आपके लिए बनाई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।